नमस्कार, स्वागत है आपका आराधी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात होगी बीजेपी के घोषणा पत्र और कांग्रेस के तथाकथित आरोप पत्र को लेकर और भाजपा के घोषणा पत्र जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। छत्तीसगढ़ में निकाय पंचायत चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच चुनावी जंग जारी है। छत्तीसगढ़ राज्य कांग्रेस प्रमुख दीपक बैज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है। बैज ने दावा किया है कि भाजपा पिछले एक साल में लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रही है। समाज के सभी वर्ग विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार से निराश है। बैज ने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार और कुशासन कायम है। स्थानीय निकायों में लागू गलत आरक्षण नीति के कारण ओबीसी के लोग ही राज्य सरकार से नाराज चल रहे हैं। बैज आगे कह रहे हैं कि किसान भी निराश चल रहे हैं। उन्हें धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 112 रुपए की जो केंद्र ने अतिरिक्त वृद्धि की है वो नहीं मिली। 3100 रुपए जिसका वादा किया गया था उसके साथ जो कुल मिलाकर अगर उसकी राशि देखी जाए तो होनी चाहिए 3212। बैज ने पिछले साल कबीरधाम और बलौदाबाजार भाटापारा जिले में हिंसा की कई घटनाओं को लेकर भी मुद्दा उठाया। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बैज के इन तमाम आरोपों को खारिज किया। ओपी चौधरी ने कहा कि अगर कांग्रेस को राज्य में 2018 से 23 के बीच अपने पिछले 5 साल के शासन पर आरोप पत्र संकलित करना पड़े तो ये एक उपन्यास से भी बड़ा होगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या निकाय पंचायत चुनाव में कांग्रेस के आरोप पत्र के मुद्दे प्रभाव डाल पाएंगे या भाजपा का घोषणा पत्र ज्यादा विश्वसनीय साबित होगा। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विजन पूरी तरह से स्पष्ट है। पिछले एक सालों में हमने जो काम किया है, शहरों को आधुनिक बनाने का काम, आधुनिक समय के साथ सुविधापूर्ण बनाने का काम किया जा रहा है। शहर हमारे सुंदर हों, स्वच्छ हों, सुव्यवस्थित हों, इसी विजन से आगे बढ़ेंगे। हम किस दिशा में नगरीय निकायों को ले जाना चाहते हैं उसकी झलक, उसका ब्लूप्रिंट एक तरह से उस घोषणा पत्र में होगा। देखिए, 5 साल नगरीय निकायों में उनकी सत्ता थी, उनके लोग थे। अपने काले करतूतों को 5 साल में जिस प्रकार से उन्होंने शहरों की दुर्दशा की, उसकी चर्चा करने के बजाय आरोप पत्र लगाकर कांग्रेस पार्टी क्या बताना चाहती? निकायों में तो उनकी सत्ता थी, कांग्रेस काबिज थी। 5 सालों में यदि शहरों की दुर्दशा हुई है तो उसका दोषी तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार ये बताए कि उनका पुराना चुनाव, विधानसभा चुनाव का, घोषणाओं का, उनके वादाओं का क्या हुआ। अभी तक कितने वादे किए थे और कितने वादे उन्होंने पूरे किए एक साल में, पहले वही स्पष्ट कर ले। पहले अपने पुराने वादे तो पूरा कर ले, फिर नए वादे पे जाए। पुराने वादे ही अभी तक खटारा में है और जनता को ठगने के लिए फिर नए वादे लेके आ रही है। मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है और एक साल में नगरीय निकाय क्षेत्रों के लिए इस सरकार ने 1 रुपए भी नहीं दिया है। देखिए, चलिए अब समझने की कोशिश करेंगे किनके दावे सही हैं, किनके आरोप सही हैं। आलोक सोनी हमारे साथ बीजेपी से, सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस से और पत्रकार नागेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर। तो वैसे तो घोषणा पत्र की बात होनी चाहिए पर फिलहाल अभी जारी नहीं हुआ है, तो सबसे पहले कांग्रेस के पास चलते हैं। आरोपों को की झड़ी कांग्रेस जो है लगा रही है। सत्यप्रकाश जी, थोड़ा समझने में दिक्कत ये हो रही है कि ये समझ नहीं आ रहा कि विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है या फिर ये पार्षदों का या पंचायत का चुनाव है, क्योंकि बात उनको लेकर हो रही है। सरकार आपकी है निगम में और आप आरोप पत्र जारी कर रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, अभी शहरों भले हमारी सरकार है मगर राज्य की बात करें, राज्य में पिछले 1 साल से ज्यादा की सरकार हो गई, बीजेपी की सरकार। हम उनकी बात कर रहे हैं, भाई जनता के बीच हम लेके जा रहे हैं कि 1 साल से ज्यादा की सरकार ने आपको दिया क्या है, उसकी बात है। भाई आपने 1 साल में जो राज्य के जो गृह मंत्री, उनके जिले में इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि एक परिवार के को पूरे अंदर बंद करके जला दिया जाता है, एक परिवार के सदस्य को बाहर फांसी पर टांग दिया जाता है। क्या वो बहुत बड़ी घटना नहीं है? जनता के बीच में हम लेके नहीं जाएंगे। तो यही आरोप हमने लगाया है कि आपने कानून व्यवस्था कहाँ कर दिया है। सूरजपुर में एक खुलेआम जो शहर से निकाला हुआ व्यक्ति वो घूम रहा है आपकी सरकार में, वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कानून व्यवस्था को लेकर, उसको हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं।
और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, जो आपने वादे मैं किए, तो 100 बिल्कुल सीधी बात करूंगा सत्य प्रकाश जी। मैं तो कहता हूं मुबारक हो सर, आप पूरे 10 के 10 शहर फिर से जीत जाएं, फिर से आपकी सरकार वहां बन जाए, आप ग्राम पंचायतों में भी जीत जाएं। लेकिन अगर फिर कोई आपराधिक घटना होती है तो फिर क्या आप मानेंगे कि जिम्मेदारी आपकी है? तब भी आप यही कहेंगे कि ये तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली पुलिस का काम है। तो क्यों ये मुद्दा है? वही तो बोलो ना, जनता ने आपको सत्ता में बिठाया है, एक साल ज्यादा की सरकार आपकी होगी, आपने घोषणाएं जो की थी वो पूरी हुई है कि नहीं हुई है? विपक्ष कहते हैं हमारे धर्म बनता है कि जनता की आवाज उठाए, वही उठा रहे हैं। किसान आज दर भटक रहे बरदाने के लिए, आपने बोला क्या था 3100 देंगे, 2300 मिल रहा है। आपने बोला था महतारी बंधन सबको मिलेगा, चाहे मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी हो, मिल किसको रहा है? और कल अरुण साहू जी का वीडियो हम सबने देखा है, आपने भी देखा होगा अभिषेक जी, आपके चैनल पे भी चला होगा वो, कि भाई महतारी बंधन हमको नहीं मिल रहा, महिलाएं खुद हाथ खड़ा कर रही है। एक महिला तो सामने तक चली गई है, जब पुलिस वालों ने उनको हटाया है तो इनके सांसद बोलते हैं, ये बोले थे कि नहीं, वो वीडियो हर किसी ने देखा है, क्या घोषणा वोषणा तो होती रहती है। ओपी चौधरी जी बोलते हैं भाई पैसा नहीं है, नौकरी कहां से देंगे, जबकि आपने बोला 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, मतलब 20,000 प्रति वर्ष, और एक भी नौकरी अगर 1 साल हो गई है अगर दिया तो बता दिए, बल्कि नौकरियां इन्होंने छीनने का काम किया है। तो हम वही तो लेके जा रहे हैं, कौन सा आरोप गलत लगा है बताइए आप? 500 सिलेंडर मिल गया क्या? यही तो हम बोल रहे हैं ना। अगर तमाम बात करो, 1 साल से ज्यादा की सरकार आपकी हो गई है, जनता बेहाल है, जनता पूछ रही है कि हमने आपको वोट दिया था, उसका क्या हुआ? हम छला हुआ महसूस कर रहे हैं, चाहे ओबीसी वर्ग हो, चाहे आदिवासी वर्ग हो, खून बहाया जा रहा है, जमीन हड़पी जा रही है, आदिवासी वर्ग की महिलाओं का आंख खोड़ा गया है। तो वो अखोड़वा कांड रमन सिंह का कार्यकाल में हुआ था, अभी फिर हो गया अखोड़वा कांड। तो ये दिखता है कि आपने 1 साल से ज्यादा की सरकार हो गई है, कौन सा ऐसा वर्ग है जो आपसे खुश है? युवा रोजगार मांग रहा है, महिलाएं बोल रही है हमारे साथ क्या हो रहा है, बलात्कार की घटना डेली हो रही है, महतारी बंधन का लाभ नहीं मिल रहा है, किसान दर दर भटक रहा है, तो कौन सा वर्ग ऐसा है जो खुश है? जवाब ले लेते हैं आलोक सोनी जी। वही है कि वादों की तो झड़ी लग जाती है, पर सवाल यह है कि जमीनी हालातों का क्या, कि जो वादे किए जाते हैं चुनाव में थोक के भाव, बाद में उनका क्या होता है, क्या वो अमल में लाए जाते हैं? यही सवाल कांग्रेस पूछ रही बीजेपी से। अभिषेक जी, आपके सभी दर्शकों को, आपको साथी प्रवक्ता वरिष्ठ पत्रकार जी को मेरा नमस्कार। और देखिए, कितने बड़े दुर्भाग्य और शर्म की बात है कि 5 वर्षों में यहाँ पर में नगरीय निकाय में कांग्रेस का शासन रहा, और आज वापस से जब ये चुनाव की स्थिति है और जनता जब नगरीय निकाय के चुनाव में फिर से एक बार वोट करने जा रही है, तब कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास कोई उपलब्धि मौजूद नहीं है। और ये स्थिति आ गई है कि आज वो अपनी उपलब्धियों के बारे में ना बता करके, चूंकि आज उनके पास उपलब्धियां हैं ही नहीं, वो आरोप पत्र लेकर के आ रहे हैं। और जब आपको पता है कि ये नगरीय निकाय का चुनाव है और नगरीय निकाय से पे आपके कांग्रेस के ही लोग मौजूद थे, और पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सत्ता थी, ये किस तरह का भेदभाव, किस तरह के आरोप की बात कर रहे हैं? आपके अपने क्या अचीवमेंट थे? जब आपकी सरकार राज्य में भी थी, आपकी सरकार नगरीय निकाय में भी थी, तो वहां पर क्या कमी रह गई थी कि आपने नगरीय निकायों में आपने कोई विकास के कार्य नहीं किए, आपने सड़कें नहीं बनाई, आपने पानी बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं करी, आपने जो साफ सफाई की व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया? आपने ऐसा कौन सा काम किया? आपकी ऐसी क्या उपलब्धि है? ये आपके पास बताने को मौजूद है नहीं। तब जब राज्य सरकार और नगरीय निकाय दोनों पे आपका शासन था, तब दोनों की जगह पे आपका कांग्रेस का कब्जा था, उसके बावजूद आज चूंकि आपके पास कुछ बताने के लिए है नहीं, आप क्या लेकर के आ रहे हैं? आप आरोप पत्र लेकर के आ रहे हैं, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे हम वो पार्टी है जिन्होंने जो वादा किया था वो निभाया है, चाहे वो किसानों को, चाहे छत्तीसगढ़ की महतारी बहनों के साथ में हो, या यहाँ पर के विद्यार्थियों के साथ उनको न्याय मिलाने की बात हो। किस लिए नहीं है, इसका कारण भी जानने की आवश्यकता है अभिषेक जी, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में लिप्त थे, और केवल जब सत्ता मिली और उसमें कैसे भ्रष्टाचार किया जाए और कैसे अपनी जेबी भरी जाए। पर क्या आलोक सोनी जी, आपको लगता है कि जिस तरह से आपराधिक घटनाओं का जो मुद्दा उठा रही है कांग्रेस, उसका प्रभाव इस चुनाव पर देखने को मिलेगा? कहीं ना कहीं जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, जनता के जहन में ये बात तो आ रही होगी कि ये जो घटनाएं हो रही है उन पर नियंत्रण नहीं, कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी ने ही कानून व्यवस्था को अपने हाथ में बिल्कुल सुदृढ़ तरीके से चलाया है, और आज यदि कोई आपराधिक घटनाएं हुई हैं बड़े स्केल पर, बड़े स्तर पे छत्तीसगढ़ में, जितनी भी घटनाएं की बात करूं जो वर्तमान 1 वर्ष के कार्यकाल में हुआ है, उसके पहले 5 वर्षों में तो कितनी घटनाएं उसको अनगिनत है, उन्हें गिनाना मुश्किल है। और यदि जो घटनाएं हुई है उसमें कानून व्यवस्था ने अपना काम उचित तरीके से किया है, गिरफ्तारियां हुई है, और सबसे बड़ी दुख की बात है, इन सब के पीछे कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हाथ जब निकल करके आता है, तो ये बहुत दुखद लगता है कि जब आपका अपना खुद का ये छत्तीसगढ़ प्रदेश है, आपकी अपनी जनता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप वहां पर इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, और आपके नेताओं को उसमें हाथ निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सत्ता जाते ही
कांग्रेस बौखला गई और इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रही है। और ये नगरीय निकाय की बात कर रहे हैं ना भाई, अभी आपको नगरीय निकायों पे फोकस करना चाहिए, नगरीय निकायों की बात करना चाहिए। आप इन सब चीजों से जनता का ध्यान बरगलाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकती आपको। ये जो कोशिश है उसमें कामयाबी सत्यप्रकाश जी आपको जल्दी नहीं से मिलेगी। जवाब दीजिए, फिर मैं नागिन जी आपके पास नहीं, आता हूं। जी नहीं, इन्होंने बोला कि हर अपराध में कांग्रेस शामिल है। यहाँ बड़े बड़े गैंग आके गोलीबारी करके गए थे 5 साल में, कब हुआ था? उसमें कौन से कांग्रेसी शामिल थे? सीएम और लेकिन कुछ दूरी पर ही आदिवासी छात्र की हत्या हुई थी, कौन से कांग्रेस शामिल थे? बलात्कार हुआ था बस स्टैंड में, रायपुर राजधानी के इतना सार्वजनिक स्थल बस स्टैंड में बलात्कार हुआ था, कौन से कांग्रेस नेता शामिल थे? अरे अब बता पार्किंग दीजिए में भी ना। हुआ था। अगर सुन लीजिए, सूरजपुर में कांग्रेस घटना हुई, कौन कांग्रेसी नेता शामिल थे? भ्रष्टाचार उजागर होने पे एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, उसमें कौन से कांग्रेसी शामिल थे? इसलिए बोलो ना, अपने पाप पहले साफ कर लीजिए। एक और मैं बात बोलना चाहूंगा, देखिए अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। जब घोषणा पत्र की बात करें, किसानों की बात कर रहे हैं ना, किसानों को लेकर आपका घोषणा पत्र है मेरे पास। ये किसानों को लेकर आपने बोला था 3100 देंगे, वो भी एक मुश्त काउंटर खोल के दिया जाएगा। कहां पे काउंटर है भाई साहब? आपको मुख्यमंत्री तो खुद बोल रहे कि 2300 हम दे रहे हैं। ये आपके घोषणा पत्र में है कि 16, 17, 17, 18 के देंगे। मतलब जिस वर्ष से ठीक है, धान ठीक है। हुआ किसान रजिस्टर करते हैं, ये आपका सरकारी आदेश है कि आपने 14, 15, 15, 16 का दिया। जिस वक्त रजिस्टर किसान कम थे, धान भी कम हुआ था। ये दिखता आपने क्या कर दिया है। हमारी बात कर रहे हैं, हमने तो आत्मानंद स्कूल बनाया है जो 15 साल में आपने सोचा भी नहीं। गरीब व्यक्ति के बच्चों को भी एक अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, ये अखबारों में सुर्खियां बनी है। सवाल सत्यप्रकाश जी ये है कि आप परीक्षा करवाने के लिए पैसे नहीं है। आपकी सरकार रहते आपने विधानसभा के क्षेत्र में क्या किया? यहाँ बात ये हो रही है नगरीय निकाय में, नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में क्या होगा। खैर मैं इस पर वापस लौटूंगा, आलोक जी आपको मौका दूंगा बिल्कुल, आप आपको जवाब, जो सवाल आपसे पूछेगा उनके जवाब देने का। फिलहाल नागिन जी बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। नागिन जी, कभी कभी ऐसे लगता है कि बड़ी लेजी पॉलिटिक्स चल रही है, और खासतौर से निकाय चुनाव में आजकल तो लगता है कुछ ज्यादा ही हो रखा है। मैं किसी एक पार्टी को नहीं बोलूंगा, मैं सभी के लिए बोलूंगा कि मोटा मोटी ऊपरी आरोप लगा दिए जाते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूं ना कि आप अगर इतने एग्रेसिव हैं तो भाई फिर सबूत लाइए, सामने रखिए, आपको उसका नतीजा मिलेगा। बिल्कुल अभिषेक जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। राजनीति में जो शुचिता का अभाव है, राजनीति में जिस तरीके से एक स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए, पारदर्शिता के साथ नेतृत्व में आने की जो क्षमता होनी चाहिए, उसका अभाव दिख रहा है। और पूरा का पूरा जो मामला है आरोप प्रत्यारोप पे है। सारी पार्टियां अपनी लकीर बड़ी करने की कोशिश में लगातार जुटी रहती हैं। और मुझे लगता है कि आज के दौर पे मतदाता जो है उसकी भी बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़ चुकी है। वो सारी चीजों को समझने लगे हैं। राजनीति की ये जो दांव पेच है उससे वो बुरी अच्छी तरीके से वाकिफ हो चुके हैं। और इसमें बहुत बड़ा कारण यही है कि राजनीति जिस तरीके से लगातार, मुझे लगता है कि कई जगहों पे तो उसका स्तर कहीं कहीं पर हम बयान नागिन जी, जैसा हम देखते हैं ना, पोस्टर्स आप देखते होंगे, स्थानीय प्रत्याशी का पोस्टर लगा के ऑटो रिक्शा पे या ठेलों पे निकलते हैं लोग लगा के, जिस तरह से प्रचार होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि स्थानीय प्रत्याशी कौन है, अच्छा जिस पार्टी का, उस पार्टी के बड़े नेता कौन है। मसलन बीजेपी है तो नरेंद्र मोदी जी होंगे, राज्य के जो मुख्यमंत्री उनकी फोटो होगी, और वो भी वहां के जो बड़े नेता। ऐसी कांग्रेस में भी हम देखते हैं। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि जब आ गया है वादा करने का कि आपका विजन क्या है क्षेत्र में काम करने को लेकर, वो भी उस पोस्टर जैसा ही हो गया है कि अरे हमने देखिए लोकसभा में मोदी जी हैं, उन्होंने किया इसलिए वोट दीजिए, अरे विधानसभा विष्णुदेव साय की सरकार है इसलिए ये कीजिए, या फिर भूपेश बघेल की सरकार थी उन्होंने ये काम किया था इसलिए कीजिए। अरे आप जगह की बात कीजिए ना बॉस, आपने सड़क बनाई, सड़क टिकी, सड़क उखड़ गई, नाली जो है उसमें गंदगी क्यों है, कचरे का ढेर क्यों लग रहा है, ये बेसिक है। और मुझे तो अभी ये भी लगने लगा है कि नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत तक में फर्क करना भूल गए हैं जब मंच पर खड़े होकर नेता बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और संभवतः मुझे लगता है कि मतदाता भी अब इस तरीके की चीजों को एक माहौल के तौर पे ले रहा है। वो इसका एक मजा ले रहा है। करना तो उसको वो है जो वो चाहता है वोट करते समय। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि एक आम मतदाता अपनी क्षेत्र की समस्याओं से जूझ रहा है और आप उसको एकदम सब्ज बाग दिखाते हैं, उसको ख्याली पुलाव पका के उसकी खुशबू उड़ा के उसको आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। जिसके पास सड़क नहीं है उसको आप एयरपोर्ट की कहानी सुनाते हैं, आप उसको ये हो रहा है वो हो रहा है कि जो भरमाने वाले जो बयान हैं। तो कहीं ना कहीं मतदाता जो है स्थानीय मुद्दों से हट के अगर उसको राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, राज्य के मुद्दे, अब मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि नगरीय निकाय में लॉ एंड ऑर्डर नहीं आ पाता। विधानसभा के जो मुद्दे थे वो इसमें बिल्कुल तारी नहीं होते, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्थानीय जो समस्याएं हैं, और चूंकि इसका जो प्रत्याशी है वो बिल्कुल हमारी पहुंच में होता है और वो सिर्फ अपनी योग्यता के बल पे जीतता है। नागिन जी, मैं एक सवाल पूछूंगा, शायद हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे।
क्या आपको पता है कि आप जहाँ रहते हैं उस वार्ड में उस पार्षद का नाम क्या है जिसको आपने वोट दिया या जो जीता है उस वार्ड से? मुझे अपना वाला याद नहीं है क्योंकि वोट देने का वो तो मुझे दिखा नहीं, तो मुझे अपना वाला याद नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट मुद्दा है कि जिसे आप जिताते हैं वो किधर है, वो कब कितना हमसे इंटरेक्ट करता है, हमारी समस्या सुनता है, वो वहां है भी कि नहीं कि बस जीत गए और फिर चल दिए। बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं तो एक पत्रकार हूँ, मैं प्रबुद्ध हूँ, तो अपने क्षेत्र की सारी चीजों को लेके मुझे सतर्क रहना पड़ता है। तो ये जवाब मैं कहूंगा कि मैं अपने पार्षद को जानता हूँ, लेकिन मेरा पार्षद मुझे जानता है कि नहीं, मेरी समस्याओं से वाकिफ है कि नहीं, ये सवाल बहुत ही मजेदार रोचक हो सकता है। वो मुझसे नहीं मिलता, मैं उसको समझता हूँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये मेरे ड्यूटी का हिस्सा है। और अपने क्षेत्र के हम ज्यादातर लोगों को जानते हैं। लेकिन हास्यास्पद चीज ये है कि जब वो जीत जाते हैं तो वो फिर बिल्कुल गुलफाम हो जाते हैं, वो नजर नहीं आते, आपकी समस्याओं से बहुत दूर चले जाते हैं, आप उनको ढूंढते हैं। मैं तो लोगों को देखता हूँ बेचारों को जो एक दस्तखत कराने के लिए, छोटे छोटे काम के लिए अपने पार्षद को ढूंढते हैं, और पार्षद ने बकायदा अपना एक प्रतिनिधि बना लिया होता है, जो प्रतिनिधि उसके एवज में काम करता है। और कई बार इतना वो चक्कर लगवाता है लोगों को कि हमको लगता है कि वो पार्षद को नहीं, वो एक बहुत बड़े अधिकारी को, बहुत बड़े मंत्री से उनको दो चार होना पड़ रहा है। जी निश्चित रूप से सर, हम तो ये भी हालात हमने देखे हैं अलग अलग राज्यों में कि जो सरकारी टीचर्स है वो खुद काम नहीं कर रहे हैं, सैलरी लेके किसी और से नौकरी करवा रही है, ये सब चीज़ें होती है। खैर उस पर नहीं जाएंगे। आलोक जी आपके पास आऊँगा, बहुत सारी बातें कांग्रेस प्रवक्ता जो हमारे साथ सत्य प्रकाश जी उन्होंने कही, लेकिन मेरा एक सीधा सवाल है आपसे, क्योंकि जब इस देश का संविधान लिखा जा रहा था, किस तरह का हमारा पूरा स्ट्रक्चर होगा हमारे लोकतंत्र का, उसको लेकर बहुत चर्चा हुई थी। और ये गांधी जी का विश्वास था और ये मानना था कि गांव की जो पंचायत है वो अलग पृथक होनी चाहिए। इसलिए कह सकते हैं कि 3 पंचायत हमारे देश में होती है, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और राज्यसभा ही होती है। ये एक उद्देश्य के तहत इसलिए की गई थी कि चाहते थे कि लोकल लोगों की बात सुनी जाए। लेकिन हो ये रहा, मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जितने भी आपके बड़े राजनीतिक दल है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, सबके साथ ये हो गया कि आपने एक बड़े अम्ब्रेला के अंदर इन सबको लाके खड़ा कर दिया है। अब प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि आप कैंडिडेट खड़ा करते हैं, आप बड़े बड़ी रकम खर्च करके कैंपेनिंग करते हैं, उस कैंडिडेट की अपनी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि नहीं, आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं, आप कमल को वोट दे रहे हैं, आप हाथ को वोट दे रहे हैं, आप कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, वो पार्षद काम करेगा कि नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, विचारधारा को वो वोट दे रहे हैं। जबकि होना यह चाहिए कि वो काम करता है कि नहीं उस पर वोट दिया जाए, या पिछले पार्षद ने काम किया कि नहीं उस पर वोट दें। अभिषेक जी देखिए, मैं स्पष्टता से कहूंगा कि ये जो नगरीय निकाय का चुनाव है, इसमें आज भी जो मतदाता है वो पार्टी और दलगत को छोड़ करके, दलगत विषय को छोड़ करके, वो व्यक्तिगत व्यवहार और व्यक्ति के पर्सनालिटी पर, उसके व्यक्तित्व पर और उसके काम करने की क्षमता पर ही वोट करता है। लेकिन जहां पे फिर सेकेंडरी बात आती है, फिर उसके पीछे वो किस दल से जुड़ा हुआ है और किस दल की सत्ता उस जगह पे मौजूद है। आलोक तो जी, ये सवाल मैं सत्यप्रकाश जी भी से भी पूछ सकता था, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस देश में सबसे ज्यादा विस्तृत और अगर कहें वेल एलोकेटेड, डिजिटलाइज और टेक्नोलॉजी सेवी पार्टी आपकी है। आपके पन्ना प्रमुख है, बूथ प्रमुख है, पेज प्रमुख है, आप इतना हैं, तो ये इसे आप तारीफ भी समझ सकते हैं। लेकिन इसका एक और मतलब ये भी है कि आप गांव से लेकर शहरों तक, हर एक निगम से लेकर वार्ड तक आप डीपली इन्वॉल्व है, चाहे इलेक्शन कोई सा भी हो। वही चीज मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा था, वही चीज विस्तार से बता रहा था कि आज भी छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है, आपने देखा होगा कि पिछले बार कांग्रेस की सत्ता थी और स्थानीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस को ही सभी तरफ बहुमत था, बढ़त थी। अभी वर्तमान में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, तो ये स्वाभाविक है कि यहाँ पर में कुछ प्रभाव जरूर आएगा कि पार्टी का जो सत्ता होती है, जो पार्टी इस वक्त सत्ता में काबिज होती है, जो स्थानीय निकाय में भी कुछ न कुछ प्रभाव। लेकिन छत्तीसगढ़ की परिपाटी यही रही है कि जब जो पार्षद लेवल के चुनाव होते हैं, नगरीय निकाय तक तो नहीं जाऊंगा, निकाय क्योंकि हम इस बार सीधे प्रत्यक्ष प्रणाली से करा रहे हैं। पार्षद के चुनाव पे आज भी मतदाता जो है व्यक्तित्व पर पहले भरोसा करते हैं, और उस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त ली है। उन्होंने उन व्यक्तियों को ही टिकट दिया है जो जनता की पसंद से वहां पर में चुने जा सकते हैं, जिन्हें जनता का विश्वास हासिल होगा। वर्तमान स्थिति परिस्थिति ऐसी भी बनी है कि कांग्रेस के पास में तो यहाँ पर मैं महापौर प्रत्याशियों के लिए, पार्षद प्रत्याशियों के लिए कैंडिडेट्स की कमी हो गई थी। उन्होंने तो किसी नेता की पत्नी को, और कई जगह तो ये स्थिति बनी है कि उनके नामांकन रद्द कर दिए गए, किसी न किसी कारण से
तो इतनी बुरी खराब स्थिति में इस वक्त कांग्रेस पार्टी है अपने प्रत्याशी चयन को लेकर के, और उन्हें पता है कि पिछले 5 वर्षों में जब स्थानीय निकाय में हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा, ना किसी प्रकार की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इसी पे जवाब चाहूंगा मैं, जो आलोक जी ने बात की सत्यप्रकाश जी, इसी पे रहते हैं क्योंकि ये प्रत्याशी वाला मसला तो हर पार्टी में रहता है, फिर आप लोग गोलमोल जवाब देते हैं। मेरे को सीधा सवाल आपसे सर, 1 साल चलिए ठीक है मान लेते हैं इन्होंने आपको पैसे नहीं दिए, 1 रुपया नहीं दिया, ऐसे दीपक बेजी कह रहे, 5 साल तो सर आपके पास थे, आपकी सरकार थी, निगम में आपकी सरकार थी। सर सीधे फोटो लाइए, आप डिटेल्स लाइए, डिटेल लेके बात कीजिए ना, सीधा रखिए कि देखिए हमने 5 साल में ये काम किया हर एक क्षेत्र में। अपना आप घोषणा पत्र छोड़ दीजिए, आपने जो किया है 10 सालों में आप सीधा उठा के रखिए। अगर आप झूठे होंगे तो जनता भी खुद ही पलट के जवाब दे देगी। ये बातें क्यों हो रही है कि उन्होंने देखिए कुछ नहीं किया 1 साल में, साय सरकार ने कुछ नहीं किया, ये वो, आपने जिस क्षेत्र में किया आप सीधा बोलिए। आपने अच्छा सवाल किया कि हम अपने जो शहर की सरकार की बात करें, हम वो लेके जा रहे हैं जनता के बीच में। अगर राजधानी रायपुर की बात करूं तो हम लेके जा रहे हैं कि भाई स्वच्छ सर्वेक्षण में राजधानी रायपुर के नगर निगम को 35 पुरस्कार केंद्र सरकार ने दिए हैं। हम ये लेके जा रहे हैं कि भाई हमने स्वच्छ सड़क सुरक्षा की बात करूंगा, अगर यातायात को सुगम बनाने के लिए हमने अगर गोल मार्केट में वहां पे जवाहर मार्केट बना के अगर जो सड़क व्यवस्था उसको सुधारने की कोशिश की है, मल्टी लेवल पार्किंग की है, शिक्षा के तौर पर अगर स्कूल बनाया तो हमने नालंदा परिसर भी बनाया। पानी की अगर बात तो नल जल में योजना में सरकार ने हमको, केंद्र सरकार ने हमको पुरस्कार मिला है कि नगर निगम रायपुर में 80% ज्यादा घरों में नल के द्वारा पानी पहुंचा दिया गया। हमने टंकियों के निर्माण के 33,000 टंकियां बनी है। ये भी बात हम लेके जा रहे हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं। देखिए साथ में यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ ना सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज आप ही के पार्टी के बड़े लीडर है राहुल गांधी, जिन्होंने सदन में खड़े होकर बड़ी अच्छी बात की, इसकी काफी तारीफ भी, और उन्होंने कहा कि रोजगार के मामले में यूपीए सरकार भी कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने ईमानदारी से मानी ये बात कि नहीं कर पाई और मौजूदा सरकार भी नहीं कर पा रही है। अब वो साफ गोई जो है वो जनता को दिख रही है। अब हमें घूम घुमा के बातें नहीं चाहिए ना, सीधे सीधा आइए मुद्दे पे बात कीजिए, है ना। अभिषेक जी वही तो मैं तो बता रहा हूँ ना कि हम तो मुद्दे पे सीधा बात कर रहे हैं। अच्छा अभिषेक जी आप बताइए, गोल मोल बात करता कौन है? अगर आप केंद्र सरकार से बात कर लीजिए, मंगलसूत्र की बात कर लीजिए, मुझसे क्यों बात कर लीजिए। नहीं मैं आपको याद दिला रहा हूँ, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा, मैं आपको याद दिला कि गोल मोल बातें करता कौन है? मंगलसूत्र की बात, गाय भैंस की बात, बेटी उठा लेंगे बात, ये तमाम बातें करता कौन है? हमने तो संविधान की बात की, हमने विकास की बात की, हमने बोला कि हर वर्ग को हक मिलना चाहिए, हमने विकास की बात की, रोजगार की बात की। अब हमारा कभी भी देख लीजिए, हमने कोई भी चुनाव, हम मुद्दे पे ही रहते हैं। भटकाता कौन है, अटकाता कौन है, वो देश की जनता, प्रदेश की जनता देख रही है। समय थोड़ा सीमित है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं नागेंद्र जी आपसे पूछना चाहूंगा। मैंने ये ऑब्जर्व किया है विधानसभा चुनाव में जब वादे करते हैं राजनीतिक दल, चाहे मैतारी वंदन योजना हो, धान खरीदी में 3100 देंगे, कोई बोल रहा है 3200 देंगे, और चाहे लाडली बहना योजना हो, तमाम तरह की जो योजना है उसमें बहुत फिक्स्ड अमाउंट भी होता है, फिक्स्ड विजन होता है, 18 लाख लोगों को मकान मिलेगा, ये सारी बातें जो है कही गई एकदम फिक्स होता है। मैं चाहता हूं नगर निकाय में ऐसा क्यों नहीं होता है? ये ऊपरी वादे क्या है, शहर को खूबसूरत बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, एग्जैक्ट बताइए ना, आप कितना बजट एलोकेट करेंगे, आप क्या क्या चीजें बुरी हैं उन्हें बदलेंगे, किन किन चीजों को सुधारेंगे, ये एक्यूरेट बजट क्यों नहीं होता है? बहुत बड़ी दिक्कतें हैं इन सब चीजों में, क्योंकि इसके लिए जो एक पूरा अनुभव का निचोड़ चाहिए जी। और उनके पास आंकड़े चाहिए, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस पे वो फेल हो जाते हैं जी। क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी दैट्स द आयरनी ऑफ इट कि नगर निगम और पंचायत के चुनाव को माइक्रो लेवल इलेक्शन बोलते हैं, लेकिन घोषणाओं में उतना माइक्रो लेवल दिखता नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, क्योंकि इनको विश्वास ही नहीं है किसी काम में। जब आप बजट बनाएंगे तो आय और व्यय दोनों दिखाना होगा। व्यय तो आपने खूब कर ली बात, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये करेंगे, लेकिन आप इनकम की जब बात करते हैं आप टैक्स ले नहीं पाते। आपको एक मजेदार चीज बता रहा हूँ, राजधानी में 3 करोड़ रुपए इस बार टैक्स एक्स्ट्रा जमा हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि जो भी प्रत्याशी आएगा उसको एनओसी लेनी होगी कि उसके पास एसेट्स जो है वो बकाया उस प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने सबने बड़ी संख्या में टैक्स पटा है, कहीं ना कहीं ये इनकम है। तो इस तरीके से जो बिग गन्स है वो टैक्स पटाते नहीं, उनके यहाँ इनके जो कर्मचारी है वो पहुंचते नहीं, और जिनके पास ये पहुंच सकते हैं उनका गला पकड़ के उनसे मनमाना वसूली करते हैं। माफी चाहता हूं आगे जी, मैं बीच में रोक रहा हूं, टीम बोल रही टाइम हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन हम जनता की सीधी बात करेंगे। नगर निकाय चुनाव है, आपके घर के मुद्दे जो है वो आप अपने क्षेत्र के जो भी प्रत्याशी है उनसे पूछिए, जवाब मांगिए है। कोई अगर आरोप लगा रहा है तो पूछिए कि क्या सबूत है इन आरोपों का, कोई वादा कर रहा है तो पूछिए कि इस वादे को आप कैसे निभाएंगे। चुनाव अगर हो रहे हैं तो इतने ट्रांसपेरेंट खुद बनाइए, जिम्मेदार नागरिक बनिए और उसे ही वोट दीजिए जिस पर आपको भरोसा है। देखते रहिए अनदर टीवी। नमस्कार।